पेश खिदमत है आज की बड़ी खबरें सैयद निजामुद्दीन कासिम और फरजाना मोहम्मद शाहिद की आवाज में। उर्दू लर्निंग सेंटर के प्रोजेक्ट को देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने खामोशी से बंद कर दिया। ये बात सब उर्दू वाले जानते हैं कि उर्दू वालों की गुंजान आबादी वाले इलाके बाइकला में उर्दू लर्निंग सेंटर की तामीर की खबरें बरसों से गूंज रही थीं। बाइकला की असेंबली में नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट वारिस पठान ने भी अपने पीरियड में बहुत सरगर्मी दिखाई थी। उसके बाद शिवसेना के कॉरपोरेटर यशवंत जाधव की पहल पर उनकी बीवी बाइकला से रुकने असेंबली यामिनी जाधव ने अपने दौर में उर्दू लर्निंग सेंटर की तामीर के लिए बहुत कोशिशें की। उनकी लगातार कोशिशों के बाद उर्दू लर्निंग सेंटर की तामीर के लिए टेंडर निकाला गया और तामीरी काम का आगाज भी हुआ, मगर शुरू से उर्दू लर्निंग सेंटर तनाजात का शिकार रहा। मुसलमानों और उनकी जबान से नफरत करने वाली बीजेपी और सस्ती शोहरत के लिए जहर उगलने वाले नीतीश राणे खुलकर या सड़कों पर उतरकर उसकी मुखालिफत करने लगे, जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस की सरकार को खामोश रहने का बहाना मिल गया। अब जबकि यामिनी जाधव एमएलए का चुनाव हार गई हैं और सरकार पर उनका दबदबा कम हो गया और वही हुआ जो बीजेपी या उसके लीडर नीतीश राणे चाहते थे, यानी उर्दू लर्निंग सेंटर का प्रोजेक्ट लाल फीताशाही का शिकार हो गया। उर्दू लर्निंग सेंटर प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के बाद मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से 4 करोड़ रुपए वापस ले लिए हैं, जो लर्निंग सेंटर की तामीर के लिए दिए थे, और बकिया 44 लाख रुपए किराया मिलने के बाद जमीन का टुकड़ा बाकायदा तौर पर आईटीआई के हवाले किया जाएगा। यहां इस बात को भी बताते चलें कि उर्दू लर्निंग सेंटर का तकरीबन 40% काम मुकम्मल हो चुका था। मिंबर असेंबली रईस शेख ने इल्जाम लगाया है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दबाव में आकर उर्दू लर्निंग सेंटर के प्रोजेक्ट को कैंसिल किया है। उन्होंने कहा कि हमने एक साथ उर्दू और मराठी लर्निंग सेंटर का प्रपोजल दिया था। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को बंद करने से लाखों लोकल लोगों का नुकसान है जो उर्दू बोलते हैं। रईस शेख ने कहा कि उर्दू मोहब्बत की जबान है। इस जबान को सरकारी सतह पर सिखाए जाने वाले सेंटर को बनने से पहले बंद करना सरकार की उर्दू से नफरत की मिसाल है। टाइम फॉर न्यूज उन लीडरों से सवाल करता है जो उर्दू वालों के वोटों को अपनी रोटी पर खींचने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो क्या कर रहे हैं? उर्दू लिखने पढ़ने वाले और उर्दू लिखने पढ़ने वालों को वोट बैंक समझने वाले जो मेंबराने असेंबली हैं, सबको एक साथ आकर अपनी जबान में अपनी बात के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार के समस्तीपुर पहुंचकर बिहार वालों को बताया कि बिहार 2005 को नीतीश कुमार की क़यादत में जंगल राज से आज़ाद हुआ। नरेंद्र मोदी ने कहा 2005 से पहले दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी और आरजेडी वाले सरकार को धमकी देते थे कि अगर बिहार में नीतीश कुमार की मदद करोगे तो हम कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब बिहार ने जंगल राज से मुक्ति पाई थी। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ था, लेकिन उस दौर में 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश जी के सामने भांति भांति के रोड़े अटकाए। बिहार का नुकसान करने में दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने 10 साल तक कोई कमी नहीं रखी थी। आरजेडी बिहार के आप लोगों से बदला लेती रही कि आपने नीतीश जी को वोट क्यों दिया, नीतीश जी की सरकार क्यों बनाई।
हालत तो ये थी कि ये आरजेडी वाले कांग्रेस को आए दिन धमकाते थे, धमकी देते थे कि अगर बिहार में आपने नीतीश जी की एक भी बात मानी, भाजपा एनडीए की एक भी बात मानी, बिहार में अगर कोई प्रोजेक्ट दिया तो फिर आरजेडी कांग्रेस का समर्थन तोड़ देगी और सरकार गिर जाए, ऐसे डराते थे। साथियों, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी आज बिहार के सिवान में चुनाव रैली से खिताब करते हुए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को निशाना बनाते हुए शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी का उम्मीदवार बनाए जाने पर भी खूब लानत मलामत की। अमित शाह ने शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात का भी जिक्र किया। मैं सिवान की जनता को मनपूर्वक सलाम करने के लिए यहां आया हूं, क्योंकि 20-20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त। 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी आज इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार में डर और दहशत का माहौल था, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए इस बार कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को वोट न देने की अपील की। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था उन लोगों का कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए याद रखिएगा, उन लोगों को कभी वोट मत दीजिए, सब लोग कुछ नहीं काम किया है। और उसके बाद यहां पर काम हुआ, जब से हम लोगों की सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा तथा जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति से बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब इसके बाद तो देख लीजिए। चुनाव रैली से खिताब करते हुए आरजेडी लीडर और बिहार में चीफ मिनिस्टर का नया चेहरा तेजस्वी यादव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सब फैक्ट्रियां गुजरात में बनाई और बिहार के इलेक्शन में बिहार वालों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस बार बिहार वाले बीजेपी और नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी को लड़का डरा जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार जो है केस मुकदमा, छापा मारी, हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवाना, उम्मीदवारों के छापा मरवाना। बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों,
बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? वजीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा कि हिंदुस्तान में लॉजिस्टिक लागत 16% है, जो हमारी बरामदी सलाहियत में एक बड़ी रुकावट है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस साल दिसंबर से पहले हमारी लॉजिस्टिक लागत सिंगल हिंदसों तक कम हो जाएगी। अब हमारी अड़चन यह है कि हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है और चाइना में 8% है। यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है और इसलिए हम एक्सपोर्ट मार्केट में हैं। हम कॉम्पिटेंट जो कंपटीशन है उसमें लॉजिस्टिक के कॉस्ट के कारण हमें कॉम्पीट करना भी कठिनाई आती है। अब ये 6% कम हुई, यानी 16 से 10% पे आई। जो हमने रोड बनाया है अभी तो काम शुरू है। अभी जो आपने देखा वो छोटा सा आइसबर्ग का छोटा सा ऊपर दिख रहा है, उतना ही है। असली फिल्म शुरू होना बाकी है। तो अभी जो रोड अभी बनेंगे, दिल्ली मुंबई पूरा होगा, दिल्ली देहरादून पूरा होगा 2 घंटे में, दिल्ली देहरादून 12 घंटे में, दिल्ली 2 घंटे में, जयपुर 4 घंटे में, अमृतसर 6 घंटे में, कटरा 8 घंटे में, श्रीनगर और बेंगलोर से चेन्नई भी 2 घंटे में हो जाएगा। अब ये मेरठ से दिल्ली 4 घंटे था, वो 45 मिनट में है। तो रोड में अच्छे बनेंगे और फ्यूल में बदल जाएगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। मैं आज इस मंच पर आपको एश्योर करता हूं कि इस साल दिसंबर समाप्त होने के पहले इस देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट पे आएगी, 9% पे आएगी। रूसी सदर यूनियन के इस बयान पर कि अमरीकी पाबंदियों से रूसी मईशत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुझे खुशी है कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। मैं आज से 6 माह में आपको इसके बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। रूस के सदर पुतिन ने कहा कि अमरीकी सदर ने हमारी मुलाकात को मनसूख या मुलतवी करने का फैसला किया है। गालिबन वो उसे मुलतवी करने की बात कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि बातचीत हमेशा महाज आराई, दलाइल और ख़ास तौर पर जंग से बेहतर होती है। हमने हमेशा बातचीत जारी रखने की हिमायत की है और हम अब भी ऐसा करते रहेंगे। बीजेपी का मुस्लिम चेहरा शाहनवाज हुसैन बिहार इलेक्शन में मुसलमानों को सोच समझकर वोट देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी डरा धमका कर मुसलमानों से वोट मांगते हैं, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि सबका साथ, सबके विकास के नाम पर वोट दें। देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने हैं और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने। जो इनका समीकरण है उसमें जो एक बड़ी आबादी है जो माई समीकरण की, वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। और एक बात साफ हो गया है कि राजद के लोग सिर्फ मुस्लिम समाज को डर दिखाकर वोट लेते हैं और उनकी कोई चिंता नहीं करते हैं। उनके माई समीकरण का जो ढिंढोरा था, पिट रहे थे, वो पूरी तरह समाप्त हो गया है और बिहार में इस बार माई समीकरण खत्म हो गया है। और मुस्लिम समाज के लोगों को लगता है कि राजद सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहता है। हमारी मुस्लिम समाज से अपील है कि आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट दें, विकास के नाम पर वोट दें, तरक्की के नाम पर वोट दें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का रास्ता अपनाकर हमारी सरकार बिहार में और देश में चल रही है। हमने बिहार में भी न्याय के साथ विकास किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, लेकिन राजद गठबंधन पूरी तरह अपने समीकरण के साथ विश्वासघात कर रही है। आप सुन रहे थे आज की बड़ी खबरें सैयद निजामुद्दीन कासिम और फरजाना मोहम्मद शाहिद की आवाज़ में।